हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि फ्रेमवर्क क्या होता है और फ्रेमवर्क क्यों ज़रूरी है और मार्केट में कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं। आप कौन सा फ्रेमवर्क डिसाइड कर सकते हो अपने करियर के लिए और फ्रेमवर्क किस चीज़ को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। जब हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इनबिल्ट मिलती हैं। हमें स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हमें काफ़ी सारे टूल्स और लाइब्रेरीज मिलती हैं जिससे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को जल्दी डेवलप कर सकते हो। ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है कि आप सिर्फ उसकी जो हाई लेवल फंक्शनैलिटी है कि हमें इस प्रोजेक्ट से क्या क्या करवाना है, क्या क्या चीज़ें अचीव करवानी है, उस पर फोकस करने में हेल्प करती है, रादर देन कि आप उस चीज़ को अचीव कैसे करना है, उस फंक्शनैलिटी को अचीव कैसे करना है, उस पर फोकस आपको करने की ज़रूरत कम है क्योंकि वो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो पहले से बनी हुई हैं और उन फंक्शनैलिटीज़ को आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फ्रेमवर्क आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड आपको एक यू कैन से आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो देते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म देते हैं। स्टैंडर्ड्स हम क्यों बनाते हैं? जब हम टीम में काम करते हैं तो हमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पर एग्री करना पड़ता है कि ऐसे रूल्स जब हम कोडिंग करें तो हम उन रूल्स को फॉलो करें, ताकि अगर कोई एक टीम का जो पर्सन है वो कोई कोड लिखता है तो दूसरे को समझ आना चाहिए। कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स हैं जिन पर सबको एग्रीड होना पड़ता है, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। तो सब जितने भी टीम के मेंबर हैं उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स आप नहीं बना रहे हो, फ्रेमवर्क आपको एक स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म दे रहा है, रूल्स दे रहा है। तो आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ताकि अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो टीम का हर एक जो मेंबर है वो उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और आपका जो टाइम स्टैंडर्ड्स बनाने में लग रहा है वो ना लगे। फ्रेमवर्क्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि वी हैव फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, बैक एंड फ्रेमवर्क, सीएसएस फ्रेमवर्क। तो फ्रंट एंड क्या होता है? बेसिकली जो आपकी लुक एंड फील होती है जो वेबसाइट की, वो आपकी फ्रंट एंड कंसीडर होती है। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, बट अभी राइट नाउ जो मार्केट में जो ज़्यादा चल रहे हैं, जो काफ़ी डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए, वो एंगुलर, व्यू एंड रिएक्ट है। अगर आप इसमें से देखें कि कौन सा प्लेटफॉर्म सीखना चाहिए, तो हर इंसान की, हर डेवलपर की अपनी चॉइस है, अपनी फीलिंग है उस चीज़ को लेकर कि वो कितना कंफर्टेबल है उसके साथ। अगर मुझे एंगुलर अच्छे से आती तो आई विल सजेस्ट यू कि यार एंगुलर में काम करो। तो इसका मतलब ये है कि आप सभी फ्रेमवर्क को थोड़ा थोड़ा देखो, पढ़ो, सीखो, और उसके बाद जो आपको लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, आप उन फ्रेमवर्क के साथ आगे जा सकते हो। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का मतलब तो ये हो गया कि जिस तरह से आप लुक एंड फील, जो कंपोनेंट्स हैं, लुक एंड फील जो है कंपोनेंट्स, वो आपको रेडीमेड काफ़ी सारे मिल जाते हैं। बैक एंड फ्रेमवर्क का मतलब है कि जैसे फंक्शनैलिटी जो है, एक एक जो फंक्शनैलिटी चाहिए होती है वेबसाइट के लिए,
जैसे ऐड टू कार्ट फैसिलिटी है या कुछ भी इस तरह से फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट मैनेजमेंट है, सेशन मैनेजमेंट है। तो इस तरह की जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उसके लिए आप बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। तो बैकएंड फ्रेमवर्क में लार्वल है, जेंगो है। ये पाइथन का फ्रेमवर्क है जेंगो, और लार्वल जो है अम, इसके ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है। और सीएसएस फ्रेमवर्क होता है कि जो जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड जो डेवलपर्स होते हैं, जो जो एक वेबसाइट का इंटरफेस बनाते हैं, तो वो जो लोग हैं वो सीएसएस फ्रेमवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी इनबिल्ट यू कैन से फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। Means if you work in CSS for designing the website, so you can follow CSS framework. That can be a bootstrap. अगर आप एक हायर लेवल पे काम करते हो, एक अच्छी वेबसाइट बनाते हो, जो जो कि काफ़ी डेटा भी हैंडल कर सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट क्लाइंट साइड पर, तो उसके लिए हम फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। बैक एंड फ्रेमवर्क वो लोग यूज करते हैं, वो आर कोडर, बैक एंड फंक्शनैलिटी। जैसे सपोज हम एक फॉर्म लेते हैं और वो फॉर्म आपका जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कौन से एलिमेंट्स डालने हैं, उसमें कोई वैलिडेशंस लगी होनी चाहिए कि कोई गलत डाटा एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। और अगर हम उस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वी वांट टू टेक दैट डाटा, जो 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 फॉर्म में फिल किया है, तो वो डाटा हम लेके जाना चाहते हैं कहीं पर अपने डाटाबेस में, देन वी यूज सम सॉलिड फ्रेमवर्क, दैट इज अ बैकएंड फ्रेमवर्क। सो दैट कैन बी लार्वल और जेंगो। तो जो दोनों ही फ्रेमवर्क बहुत ही डिमांड में है, लार्वल जेंगो, आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी फ्रेमवर्क्स की कैटेगरीज थी कि मार्केट में आपने बहुत सारे फ्रेमवर्क सुने होंगे। तो आप किस फ्रेमवर्क को कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, दैट डिपेंड्स कि आप उसमें फ्रंट एंड कर रहे हैं, बैक एंड कर रहे हैं, या उसमें सीएसएस इनबिल्ट मिल रही है आपको। नाउ व्हाट इज एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस क्या है? जेएस का मतलब है जावास्क्रिप्ट। एंगुलर एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क का मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रेमवर्क होता है उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर आप कुछ किसी भी तरह की कोडिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है, इस फ्रेमवर्क में जो लैंग्वेज यूज होती है वो है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में सभी वो फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में है। जावास्क्रिप्ट का आप कोड जैसे लिखते हो, सेम टाइपस्क्रिप्ट में भी होता है ऐसा। तो Google maintains it and its primary purpose is to develop single page application. हम Angular JS को सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। Angular की कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि फ्रेमवर्क आपको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देता है डेवलपर्स को वर्क करने के लिए। और लार्ज एप्लीकेशन, इसमें आप जो स्केलेबल एप्लीकेशंस होती हैं, स्केलेबल मींस कि जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कोई एक ऐप लॉन्च की जो कि आई थिंक 10,000 यूज़र को सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद हमें वो एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाना है कि वो 1 मिलियन यूज़र्स को भी सपोर्ट कर सके। तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस जो है करने, वो इजी कर देता है अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कुछ भी अगर कोड हम अच्छे से लिखते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करके लिखते हैं, तो हमें 10 साल बाद भी ये याद रहेगा कि अच्छा हमने ये कोड ऐसे किया था, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो ये एक रूल है कि आप जब भी कोड लिखते हैं या आप कोई भी ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इट्स वेरी गुड आइडिया कि आप एक फ्रेमवर्क यूज़ करें, रादर देन कोई लूज आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करें या PHP यूज़ करें। तो उसमें आपको जो अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करने मुश्किल हो जाएंगे उसमें।
फ्यूचर में। एंगुलर जो 7 है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट इसका सुपर सुपर स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का मतलब पेरेंट है। मीन्स जावास्क्रिप्ट इज derived फ्रॉम टाइपस्क्रिप्ट। So actually a TypeScript based open source full stack web application, कि आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन यू बना सकते हो इससे। और ओपन सोर्स का मतलब इट्स फ्री टू डाउनलोड एंड फ्री टू यूज। सो अभी हम बार बार देख रहे हैं कि देर इज़ अ लाइन दैट सिंगल पेज एप्लीकेशन। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अगली स्लाइड में। सो एंगुलर 7 में बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें हम कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। इनबिल्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करनी है और उसमें आपको कुछ फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, वो फंक्शनैलिटी आपको इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स मिलेगी। तो आप वो कंपोनेंट्स को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं रादर देन डू द कोडिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो एंगुलर के जो वर्जन्स हैं, जैसे बियॉन्ड 2 प्लस। बियॉन्ड 2 प्लस मीन्स कि जो वर्जन आपका 2 के बाद का वर्जन जो है, वो जो एंगुलर 2, जैसे 2.0 2.1 इस तरह से कोई भी वर्जन है, दे आर नोन एज एंगुलर ओनली। और एंगुलर का जो फर्स्ट मतलब 2 से पहले का जो वर्जन है, जैसे 1.0 1.5 1.9 whatever, तो इस तरह का जो भी वर्जन है, दे आर कंसिडर टू बी एंगुलर जीएस। तो इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आप एंगुलर में काम कर रहे हैं या एंगुलर जीएस में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं, कि आप 2 के बाद वाले वर्जन पे कर रहे हैं या 2 से पहले वाले पे कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन को देखते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है। सो सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम एसपीए बोलते हैं। और सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक आपका पेज है, आपकी वेबसाइट का एक पेज है, ठीक है। तो वो पेज जब कोई यूज़र फेच करता है फर्स्ट टाइम, तो सब कुछ लोड होता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स उसके लोड होते हैं। जैसे कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि मेन्यूज हो सकते हैं, साइड बार हो सकता है, हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जब आप सेकंड टाइम उस पेज को फेच करते हो, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया तो आपका पेज दोबारा से लोड होता है। तो जब आपने बटन पे क्लिक किया, जब पेज दोबारा से लोड हुआ, क्या सारे कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं? अगर सारे कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं तो आपका जो सर्वर है वो बिजी हो जाएगा आपको पेज रिस्पॉन्ड करने में। तो आपको टाइम लगेगा कि आप दोबारा से उस साइट को देखें, मतलब जो स्पीड है साइट की वो कम हो जाएगी। आपने फर्स्ट टाइम आपकी साइट जो लोड हुई वो थोड़ी कम स्पीड से हुई, सेकेंड टाइम जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो फिर से वो उतना ही टाइम ले रही है। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। इसलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन का कंसेप्ट आया, जिसमें कि जब आप किसी भी जैसे इवेंट किसी बटन पे क्लिक करते हो, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दोबारा से डाउनलोड होने की बजाय, दोबारा से लोड होने की बजाय, सिर्फ वो कंपोनेंट्स लोड होते हैं जो अपडेट हुए हैं। जैसे मान के चलें कि हमारे पास एक, यू कैन से कि शॉपिंग की एक साइट है, जहाँ पर हमारे पास यू कैन से लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट डील्स हैं, और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो अब लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे नहीं अपडेट हुए, वो वहीं के वहीं हैं, और बेस्ट डील्स जो है हमारी चेंज हो गई। तो पूरे पेज के सारे कंपोनेंट्स दोबारा से सर्वर से आने की बजाय सिर्फ बेस्ट डील वाला जो पार्ट है पेज का वो रिफ्रेश होगा, क्योंकि वो उतना पार्ट ही अपडेट हुआ है। इससे क्या होगा, जो लोड टाइम है एक साइट का वो कम हो जाएगा।
लोड टाइम कम होगा, साइट फास्ट हो जाएगी। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन के एग्जांपल अगर देखा जाए, जीमेल है, गूगल मैप्स है, नेटफ्लिक्स है, पिंटरेस्ट है, पेपाल, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिंगल पेज एप्लीकेशन के पर बेस हैं। अब जैसे आप जीमेल देखते हो, जीमेल में आपको साइड में काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आती हैं, जैसे कि स्पैम, सेंट, इनबॉक्स। तो उसमें अगर कुछ भी ऐसा अपडेशन होता है तो सिर्फ वो उस कंपोनेंट को दोबारा से लोड करते हैं। जैसे आई रिसीव्ड अ मेल, सो इट विल रिफ्रेश ओनली द इनबॉक्स, इनबॉक्स कंपोनेंट। तो जो टॉप पे है, बॉटम पे है, साइड पे है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से कुछ भी रिफ्रेश नहीं होगा, बिकॉज वो अपडेट नहीं हुए। तो जो आपका जो सर्वर है वो बिजी नहीं होगा, उसको सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट है जो इंस्टॉल करना है, दैट विल बी योर इनबॉक्स। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो एसपीएज होती हैं, जो ये डेवलप होती हैं, एसपीए वेब एप्लीकेशंस, ये जो एप्लीकेशंस हैं इसके लिए आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हो। अब वो फ्रेमवर्क आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यों हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन इज जस्ट, यू कैन से, कि आप किससे क्रिएट कर सकते हो, किस इस तरह की वेबसाइट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप इसके लिए व्यू यूज़ कर सकते हो, व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस। आप इनमें से कोई भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो हैं उनकी ट्रेडिशनल, जो हम बनाते हैं वेबसाइट जो ओल्ड तरीके से बनाते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि अगर मैं एक वेबसाइट बनाती हूँ यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करके, कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करते, सो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल वे। तो जब भी कोई यूज़र URL टाइप करेगा तो पूरी की पूरा जो पेज है आपका, होल पेज, वो लोड होगा उसकी स्क्रीन पर। और अगर वो यूज़र किसी बटन पे क्लिक करे या रिफ्रेश करे तो ये पेज दोबारा से लोड होगा। बट एसपीए में ऐसा नहीं है। तो एसपीए में जो क्लाइंट है सिर्फ उन्हीं पीसीज, उन्हीं कंपोनेंट को रिक्वेस्ट करता है सर्वर से जो अपडेट हुए हैं, जिसमें कुछ चेंज आया है। इसका जो एडवांटेज अभी मैंने बताया, द सर्वर डज नॉट नीड टू स्पेंड टाइम एंड एनर्जी डूइंग द फुल ड्राइंग, इट लोअर्स द इम्पैक्ट ऑन योर सर्वर ओवरऑल। देखिए, जो सर्वर की स्पीड है, आपको जैसे आप 1 GB का सर्वर लेते हो अपनी वेबसाइट के लिए, अब आपको ज़्यादा यूज़र्स की वजह से, ज़्यादा लोड की वजह से आपको वो सर्वर एक्सटेंड करना पड़ रहा है, 10 GB लेना पड़ रहा है या 100 GB लेना पड़ रहा है, तो आपको उतने ही पैसे लगेंगे उस पे, ज़्यादा स्पेस ज़्यादा पैसे। तो वो कॉस्ट को कट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एसपीएस। हम एप्लीकेशंस ऐसी बना सकते हैं जो आपके कॉस्ट को कम करे। तो अब हम देखते हैं कि हम एंगुलर जेएस को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंगुलर जेएस या व्यू जेएस या फिर आप रिएक्ट जेएस, किसी भी फ्रेमवर्क पर आप काम कर रहे हो, तो हर फ्रेमवर्क की अपनी वेबसाइट होती है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, जहाँ से आप इस फ्रेमवर्क को, किसी भी फ्रेमवर्क को लर्न कर सकते हैं। तो मैं जैसे एंगुलर जेएस अगर मैं चलाना चाहती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, उसके लिए क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो फ्रेमवर्क की एक डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मतलब एक पूरा फोल्डर है जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं और ये फाइल्स की डिपेंडेंसी होती है आपस में काफ़ी। तो
वो सारी की सारे पैकेज, उसको हम पैकेज बोलते हैं, और उन पैकेज को डाउनलोड करना है नेट से, बिकॉज इट्स अ ओपन सोर्स। तो हम जब डाउनलोड करते हैं तो वो पैकेज को डाउनलोड करने के लिए हमें चाहिए होता है npm। npm, ठीक है जी। तो npm जो है, दैट इज अ नोड पैकेज मैनेजर। वो हमें कहाँ से मिलता है? वो नोड जेएस के साथ आता है। नोड जेएस वो भी एक फ्रेमवर्क है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोड जेएस इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी पर। तो हमने लिखा नोड जेएस, और यहाँ पर नोड जेएस की साइट देखिए, एज यू कैन सी यूआरएल की। नोड जेएस की भी अपनी साइट है जहाँ से आप नोड जेएस लर्न कर सकते हैं। बट हमारा पर्पस अभी नोड जेएस लर्न करना नहीं है, वी वांट टू वर्क इन एंगुलर। तो उसके लिए हमें npm चाहिए, और npm के लिए हमें नोड जेएस चाहिए। तो हमने इसकी exe फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर एज यू कैन सी कि ये जो जैसे कि हमारी नोड जेएस डाउनलोड हो चुकी है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम इसको रन करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल। तो इट विल टेक टाइम। मैं आगे की रिकॉर्डिंग स्किप कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि CMD प्रॉम्प्ट खोलेंगे, बिकॉज़ हम Node.js इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमें एंगुलर करना है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वर्जन Node.js का, कि जो Node.js है उसका क्या वर्जन इंस्टॉल हुआ है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो Node.js के लिए npm जो चाहिए था, जहाँ से आप एंगुलर इंस्टॉल करते हो, तो उसका आप वर्जन चेक करेंगे। आपने कमांड प्रॉम्प्ट पर ये कमांड्स टाइप करनी है। अभी ये दोनों हैं हमारे पास, नोड का जो वर्जन है वो भी है और npm का भी है। अब हम डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पर हमें एंगुलर के प्रोजेक्ट्स को रखना है। तो हमने इस फोल्डर का नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम मैं रख देती हूँ एंगुलर प्रोज करके रख देती हूँ, प्रोजेक्ट्स। और जब ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है और इसमें cmd टाइप करना है, cmd पाथ में। तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा वो इस पाथ के साथ ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपने जितने भी एंगुलर के प्रोजेक्ट्स हैं वो रखने हैं। तो उससे पहले आपने एंगुलर CLI पे जाना है, और CLI जो है इस साइट पर जाकर आपको एंगुलर JS को इंस्टॉल करने के जितनी भी कमांड्स हैं वो शो होंगी, जैसे कि npm install -g @angular CLI। तो सबसे पहले आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। इसका जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो npm का एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए हमें कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम दोबारा से अपने सबसे पहले हम पाथ सेट कर लेते हैं, और हम रन में जाएंगे। रन पे परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज लिखेंगे। जिससे कि आपके पास एक विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपने npm को ओपन करना है, और इसके बाद आपने इस पे पाथ को कॉपी कर लेना है। पाथ कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से सर्च में जाना है और लिखना है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। हम यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करें।
पाथ पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करने के बाद आप नया पाथ एंटर कर सकते हो यूजिंग न्यू कमांड, और डिलीट भी कर सकते हो पुराने पाथ को। तो मैं यहाँ पर नया पाथ एंटर कर रही हूँ और पुराना जो पाथ है उसको मैं डिलीट कर रही हूँ और हम ओके कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारी वो ये है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर आपने @angular में जाना है और CLI पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने बिन फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ तक का पाथ आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कहाँ पेस्ट करना है। अगेन आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाना है और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में पाथ पर डबल क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करके आपने वो जो पाथ है वो एंटर करना है और पुराने पाथ को आप डिलीट कर सकते हो। अब हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट हो चुके हैं। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जो प्रोजेक्ट आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था उस फोल्डर वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और वहाँ पर हम ये कमांड टाइप करेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं एंगुलर जो CLI है, वो जो कमांड है वो आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, एंगुलर के जो भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। इट विल टेक टाइम। जब तक ये चीज़ इंस्टॉल हो रही है तब तक हम ये देख सकते हैं कि हमने अभी तक क्या इंस्टॉल किया है। हमने सबसे पहले Node.js इंस्टॉल की है और Node.js में हमने काम नहीं करना है। हमें क्या चाहिए, एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए npm चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर। तो जो नोड पैकेज मैनेजर है वो कहाँ से अवेलेबल होता है, Node.js से। तो हम Node.js की साइट पर गए, हमने Node.js इंस्टॉल की। इंस्टॉल करने के बाद हम cmd में गए और हमने Node.js का वर्जन चेक किया, हमने npm का वर्जन चेक किया और इसको चेक करने के बाद हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट किया और उसके बाद हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किए। वेरिएबल सेट करने के बाद हमने क्या किया, हमने एक कमांड लिखी जिससे हम एंगुलर जो है पैकेजेस हैं उसको हमने एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया। और उसके बाद अब हमारी एंगुलर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और अब हमें क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमने जो कमांड दी है वो कमांड आप एंगुलर CLI से उठा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसकी कमांड हमने यहाँ टाइप करनी है। जैसे कि हमने ng new my first प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट बनेगा, ये आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा ये आपके फ़ोल्डर के अंदर बनेगा। उसके बाद जब आप ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेते हो, इट विल टेक टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, जो कि एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर जाके, डायरेक्टरी के अंदर जाके आपने क्या करना है, आपने ng सर्व कमांड चलानी है। ng सर्व कमांड किसके लिए होती है, प्रोजेक्ट को ब्राउज़र में चलाने के लिए। तो ये आपको ब्राउज़र का जो पोर्ट है वो देगा कि जैसे मेरे केस में जो है वो 4200 है। जैसे मेरे केस में जो है वो 1 सेकेंड 4200 है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ हमारी एंगुलर इंस्टॉल हो चुकी है, ng प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। हम रन कर रहे हैं इसको
एज़ यू कैन सी कि जब हम एंगुलर इंस्टॉल करते हैं तो हमें इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन।